नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है आपको हम बता रहे हैं नगर और इनके प्रकारों में के बारे में। तो आज हम आपको महानगर के बारे में परिचर्चा करेंगे, यानी मेट्रोपोलिस महानगर। नगर के विस्तृत, अधिविकसित एवं आर्थिक रूप से उन्नत रूप को हम महानगर कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि महानगर अथवा मेट्रोपोलिस शब्द का उपयोग सबसे पहले ग्रीक साहित्य में प्रारंभ हुआ। ग्रीक सभ्यता में जब अनेक राजनीतिक और आर्थिक कारणों से एक विशाल रूप लेने लगे तथा उनके नागरिक जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस की गई, तब उनके राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक आधार पर एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए मेट्रोपोलिस शब्द से संबोधित किया जाने लगा। अब हम सबसे पहले महानगर की अवधारणा, यानी महानगर का अर्थ क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। महानगर के अर्थ तथा कसौटियों के प्रति विचारकों में काफ़ी मतभेद मिलता है। वर्तमान युग में महानगर के साथ विराट नगर तथा वैश्विक नगर की अवधारणाएं भी विकसित आ जाने के कारण महानगर की अवधारणा और अधिक भ्रमपूर्ण हो गई है। इसका कारण है महानगर एवं विराट नगर के आकार तथा संरचना से संबंधित विवादपूर्ण विचार हैं। इसके बाद भी महानगर के अर्थ को तीन दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। बर्गल एक विद्वान हुए हैं। बर्गल ने किसी नगर के केंद्रीय महत्व के आधार पर इसे परिभाषित किया है। उनका मानना है कि महानगर शब्द का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में स्थित केंद्रीय नगर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जो आकार में बड़ा होने के साथ ही अनेक नगरीय बस्तियों से घिरा होता है। महानगर का निर्धारण का दूसरा दृष्टिकोण है जनसंख्या, आवासीय विशेषताओं एवं व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है। इस आधार पर महानगर का तात्पर्य उस नगर से है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है एवं प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 2000 व्यक्ति निवास करते हैं। तीसरा दृष्टिकोण है प्रकार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। इसके अनुसार अनेक नगरों के बीच स्थित महानगर वह क्षेत्र है जो आर्थिक, प्रशासनिक, नागरिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्तियों को अधिक उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अधिक जनसंख्या के कारण नगर नियोजन, परिवहन के उन्नत साधन तथा सभी प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता महानगर की प्रमुख विशेषता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण समीपवर्ती नगरों से महानगर की ओर प्रवास करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि अन्य नगरों की तुलना में महानगरों के विस्तार की दर काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। अब भारत के अंतर्गत महानगर एवं उसकी विशेषताएं के बारे में परिचर्चा करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण एवं नगरीकरण प्रक्रिया तेजी से वृद्धि होने के कारण यहाँ महानगरों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। महानगरों की जनसंख्यात्मक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंधों के आधार पर प्रमुख विशेषताएं के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि यानी कि महानगर की क्या विशेषताएं हैं। इसमें पहला है जनसंख्या का आकार तथा घनत्व। महानगर नाम से ही स्पष्ट है, यानी नाम लेते ही महानगर यानी अधिक जनसंख्या के रूप में देखा जाता है। ये वे नगर हैं जो आकार बहुत बड़े होते हैं। विश्व के अनेक देशों, भारत में इन्हीं नगरों
यानी उन्हीं नगरों को महानगरों की श्रेणी में रखा जाता है जिसकी जनसंख्या सामान्यतः 10 लाख से अधिक होती है। ये वह जनसंख्या है जो नगर की स्थानीय शासन के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दूसरी विशेषता है अनेक नगरों के बीच केंद्रीय स्थिति। भौगोलिक रूप से अनेक नगरों के केंद्रीय हिस्से में जो नगर बसा होता है उसमें ग्रामीण नगरीय क्षेत्र के से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। जैसे जैसे भाग में स्थित नगर की जनसंख्या बढ़ने लगती है वहाँ आर्थिक साधनों का संचय बढ़ने के कारण प्रतियोगी आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करने में उसकी क्षमता भी बढ़ती जाती है। तीसरी विशेषता के रूप में बहुउद्देशीय उद्योग, व्यापार और व्यवसाय। सभी महानगर उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इनमें किसी विशेष उद्योग का केंद्रीकरण नहीं होता बल्कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से संबंधित अनेक उद्योगों के द्वारा इस तरह का उत्पादन किया जाता है जिसमें समीपवर्ती नगरों की मांग को पूरा किया जा सके। महानगर व्यापारिक क्रियाओं के केंद्र भी होते हैं। चौथा है परिवहन व संचार की उन्नत व्यवस्था। महानगर के भौतिक स्वरूप से संबंधित यानी महानगर के भौतिक स्वरूप से संबंधित एक महत्वपूर्ण विशेषता है सभी महानगरें रेलवे लाइनों से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि जिससे वहाँ के निवासी दूर दूर के स्थानों पर सरलता से आ जा सकें। विभिन्न दिशाओं की ओर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की व्यवस्था होती है। इसके अलावा संचार के उन्नत साधन से विभिन्न बैंकिंग व्यापारिक सेवाएं इसी तरह जुड़ी रहती हैं जिससे व्यक्ति कम से कम समय में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सके। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए संचार की उन्नत और गुप्त प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, यानी उन्नत प्रणाली और गुप्त प्रणाली को उपयोग किया जाता है। पांचवी विशेषता के रूप में जब हम देखते हैं राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र। महानगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजनीतिक गतिविधियों का इस तरह संचालन होना है। यह नगर की एक ऐसी संस्कृति केंद्र बन जाते हैं जिसे राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति वह है जिसमें नगर की संपूर्ण जनसंख्या एक दूसरे से भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में विभाजित होती है तथा नगर का आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित होने लगता है। अक्सर व्यापार और वाणिज्य के विकास को भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की विचार की प्रभावित करती है। महानगर की संस्कृति की प्रकृति मिश्रित होती है जिसे सामान्य शब्दों में हम धर्मनिरपेक्ष संस्कृति कहते हैं। और छठा है उप क्षेत्रों में विभाजन। महानगरों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होने तथा जनसंख्या बढ़ने के साथ नगरीय क्षेत्र का विस्तार होते रहने के कारण एक ही नगर अनेक उप क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। इन विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यातायात के विकसित साधनों जैसे ओवरहेड पुलों का निर्माण करना आवश्यक होता है जिससे विभिन्न क्षेत्र के निवासियों को एक से दूसरे क्षेत्र में जाने की अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। और सातवीं विशेषता है पारिस्थितिकी विशेषीकरण। हैरिस और अल्मैन ये विद्वान हुए हैं ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ सिटीज में महानगरों की प्रकृति को पारिस्थितिकीय विशेषीकरण के आधार पर स्पष्ट किया है। उनके अनुसार महानगरों के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में विशेष योग्यता विकसित करके आजीविका के साधन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण नगर विभिन्न व्यवसायों तथा आर्थिक स्थिति से
संबंधित एक दूसरे से भिन्न क्षेत्रों के रूप में विकसित होने लगता है। पारिस्थितिकी विशेषीकरण को स्पष्ट करने के लिए अनेक समाजशास्त्रियों ने एक क्षेत्रीय सिद्धांत भी विकसित किया है। 8वां है श्रम शक्ति की व्यापकता। महानगर में स्थित उद्योगों तथा व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए एक बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। इस तरह के श्रम के श्रमिकों की एक पृथक जीवन शैली होती है। अपने कार्य दशाओं और पारिश्रमिक में सुधार के लिए वे अलग अलग संगठन बनाकर नियोक्ताओं पर अपना दबाव बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, अक्सर मालिक और श्रमिकों के बीच में तनाव की दशाएं उत्पन्न होती हैं। प्रदर्शन होते हैं, हड़ताल होती है, तालाबंद जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। 9वीं विशेषता है सामाजिक एवं स्थानीय गतिशीलता। महानगर मानव अधिवास के ऐसे क्षेत्र हैं, यानी मानव अधिवास के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सामाजिक और स्थानीय गतिशीलता एक स्थायी विशेषता है। इन नगरों में ऐसे निवासियों की संख्या बहुत अधिक होती है जो आर्थिक क्षेत्र में साहसी और उद्यमी होते हैं तथा सरकार की नीतियों के संदर्भ में आर्थिक गतिविधियों का पूर्व अनुमान करने उनमें विशेष क्षमताएं होती हैं। इसके फलस्वरूप महानगर के वातावरण में एक सामान्य व्यक्ति भी उद्यमिता के आधार पर अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को काफ़ी ऊंचा उठा सकता है। इसी दशा को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। महानगर में गांव और छोटे नगरों से जाकर बसने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त बहुत से निवासी एक महानगर से दूसरे महानगर क्षेत्र में प्रवास भी करते हैं, यानी एक महानगर से दूसरे महानगर में भी प्रवास करते हैं, जिससे वे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। महानगरों में प्रशासनिक तंत्र से संबंधित विभिन्न विभागों के बहुत से अधिकारी तथा सामान्य कार्मिकों तबादला होते रहने के कारण वे समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। ये दोनों ही दशाएं इन नगरों में स्थानीय गतिशीलता का अधिक स्पष्ट करती है। और लास्ट विशेषता के रूप में हम देखते हैं नगरीय नियोजन तथा विकास। यह महानगरों की एक विशेषता है जिसके बिना नगरीय जीवन को व्यवस्थित बनाए रखना बहुत कठिन होता है। महानगरों की जनसंख्या वृद्धि होते रहने के कारण इनके विस्तार को नियोजित रूप देने के लिए प्रत्येक महानगर विकसित प्राधिकरण की स्थापना करता है। इनका क्या कार्य है? इनका कार्य है नगर की खाली पड़ी भूमियों पर आवासीय क्षेत्रों को विकसित करना, विभिन्न क्षेत्रों पर नए मार्ग निर्माण कर एक दूसरे को जोड़ना होता है। महानगरों में अतिक्रमण बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण लगाने का कार्य भी प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने तथा भूमि की कमी होने की दशा में इस तरह के प्राधिकरणों विभिन्न क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों में, यानी जनसंख्या अधिकता के कारण फ्लैट यानी बहुमंजिली इमारत भी बनाते हैं, जिससे नगर के लोगों की आवासीय आवश्यकता पूरी किया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर की मलिन बस्तियों की दशा सुधारने नगर निगम की सहायता से वरिष्ठ यानी कि सहायता के लिए नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने में इन प्राधिकरणों का विशेष योगदान है। भारत में स्वाधीनता के बाद महानगरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यहाँ जनसंख्या का आकार महानगर के निर्धारण का एक निश्चित आकार नहीं है। धन्यवाद।